प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद, सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो के अंतर्गत हम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर तथा राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सिलेबस की जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र का नाम है आदि काव्य एवं भक्ति काव्य। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को ही आदि काव्य, भक्ति काल को ही भक्ति काव्य की यहाँ संज्ञा दी गई है। यानी कि आदिकाल और भक्ति काल के कुछ प्रमुख चुने हुए कवियों की कविताएं यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। एक बात और है कि जैसे कि साहित्य के 2 भेद हैं, गद्य और पद्य। पद्य का मतलब कविता या काव्य। यहाँ प्रथम सेमेस्टर के इस प्रश्न पत्र में केवल पद्य भाग को ही हमें पढ़ना है। पद्य भाग में भी आदिकाल और भक्ति काल के चुने हुए कवियों की कविताएं या रचनाएं हमें पढ़नी है। आइए हम इस अंकों के विभाजन को देखते हैं। पहले अंकों का विभाजन इस प्रकार है। यहाँ 1 क्रेडिट 25 अंक का है, 6 क्रेडिट हैं कुल इस पेपर में, यानी 150 अंक का है। ये पूरा पेपर 150 अंक का है हिंदी साहित्य का। इसमें से 120 का भी प्रश्न पत्र आएगा। जो मेन परीक्षा होगी वो 120 अंक की होगी और आंतरिक मूल्यांकन यानी 17 अंक के जो नंबर जाएंगे वो 30 अंक जाएंगे। यानी 120 अंक की मुख्य परीक्षा होगी और 30 अंक महाविद्यालय से 17 अंक के रूप में जाएंगे। यहाँ विश्वविद्यालय ने इस सिलेबस के उद्देश्य और अधिगम प्रतिफल के बारे में यहाँ स्पष्ट किया है। इस पर भी हम थोड़ी सी सरसरी नजर से हम इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है, अब पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को आदिकाल और भक्ति काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियों से अवगत कराना। दूसरी है आदिकालीन और भक्तिकाल काव्य और कवियों से परिचय कराना। तीसरी है आदिकालीन साहित्य के स्वरूप, भाषा एवं शैली की विकास यात्रा से अवगत कराना। चौथी है भक्तिकालीन साहित्य और भक्ति आंदोलन की अवधारणा स्पष्ट करना। 5वां है विद्यार्थियों में संवेदनात्मक अनुभूति विकसित करना। और इसके अधिगम का प्रतिफल होगा, पहला आदिकालीन परिवेश, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों से परिचित हो सकेंगे। दूसरा है आदिकालीन शोध की नवीन दृष्टि का विकास हो सकेगा। तीसरी है भक्ति काल की सामान्य परिस्थितियों तथा विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। चौथी है प्रमुख भक्त कवियों तथा उनकी रचना धर्मिता से परिचित हो सकेंगे। अब इस प्रश्न पत्र का अंक विभाजन इस प्रकार से है। जो 120 अंक का ये पेपर होगा यानी परीक्षा होगी, उसका जो अंक विभाजन है, मार्क्स का जो विभाजन है वह इस प्रकार है। यानी यह प्रश्न पत्र 3 खंडों अर्थात आ व सा में विभक्त है। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, जो अति लघुतराती प्रश्न है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी खंड आ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 आएगी, जो अति लघुतराती प्रश्न होंगे। इनमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये प्रश्न
एक शब्द से लेकर के एक पंक्ति या दो पंक्ति तक के इसके उत्तर हो सकते हैं। खंड बा के अंतर्गत प्रश्न संख्या आएगी 2, 3, 4, 5। ये सप्रसंग व्याख्या का है, यानी पहले प्रश्न में छोटे छोटे 10 प्रश्न आएंगे 20 अंक के, और खंड बा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 होगी। यह सप्रसंग व्याख्या का है, जिसमें इकाई 2, 3 एवं इकाई 4 में निर्धारित पाठ से कुल 4 काव्यांश यानी एक कवि से एक कविता आंतरिक विकल्प सहित व्याख्या हेतु पूछी जाएगी। प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होगी। यानी खंड बा के अंतर्गत 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी और उनकी प्रश्न संख्या होगी 2, 3, 4, 5। ये 4 व्याख्या ही विकल्प सहित होंगी, यानी अथवा में होंगी। और ये हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में इकाई 2, 3 और 4 में निर्धारित पाठ से पूछी जाएगी और प्रत्येक कवि से यानी एक पाठ से एक ही व्याख्या पूछी जाएगी। यानी यहाँ 8 व्याख्याएं आएंगी, 8 में से हमें ये 4 करनी है और ये 8 भी विकल्प अलग अलग 4 प्रश्न होंगे और 4 के विकल्पों में होंगे, यानी अथवा में होंगे। अब है खंड सा। खंड सा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 निबंधात्मक प्रश्न है। यानी पहला प्रश्न आएगा, उसमें 10 प्रश्न होंगे छोटे छोटे, और उसमें खंड बा में से इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, 4 व्याख्या होंगी, और खंड सा में से यहाँ 4 व्याख्या होंगी और ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे। इन निबंधात्मक प्रश्नों को यहाँ साहित्य के अंतर्गत समीक्षात्मक प्रश्न या आलोचनात्मक प्रश्न भी कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। यानी जो निबंधात्मक 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न अपने अथवा में आएंगे, और ये 4 इकाई यानी इस हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में 4 इकाई दी हुई है सिलेबस की, और प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के नीचे विकल्प में अर्थात अथवा में एक प्रश्न आएगा। कहने का मतलब है 8 प्रश्न यहाँ प्रदर्शित होंगे और वो 4 इकाइयों से एक एक करने हैं। अब जो इकाई की वही बात हुई है, वो 4 इकाई हैं। उन 4 इकाइयों में कौन सा टॉपिक है ये हमें अब देखना है। यहाँ देखे स्क्रीन पर प्रथम इकाई पहली इकाई 1। इकाई के अंतर्गत यहाँ आदिकाल और भक्तिकाल की हमें जानकारी पढ़नी है और इसी जानकारी में से यहाँ प्रश्न आएंगे। जैसा कि हमने देखे हैं 2 बार परीक्षा हुई है, उनमें जो 10 छोटे छोटे प्रश्न हैं वो अधिकतर इसी पहली इकाई से ही आए हैं और इसी इकाई में से छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं और एक 15 अंक का प्रश्न तो आएगा ही। कहने का मतलब है यह इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 15 और जो 20 के नंबर हैं ये कुल कई बार तो 35 का भी आ सकता है, 35 नहीं तो 25 से लेकर के 30 अंक के लिए हमारे ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। इस इकाई के टॉपिक हैं हम देखते हैं। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी जो हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल हैं उनमें से आदिकाल और भक्तिकाल को हमें यहाँ पढ़ना है और उन्हीं आदिकाल भक्तिकाल के प्रमुख कवियों को यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो हमें देखना है यहाँ आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता हैं, ये हमें पढ़नी है। दूसरा टॉपिक आदिकालीन साहित्य की अंतः धाराएं, यानी आदिकालीन काव्य की जो धाराएं हैं उनमें से यहाँ एक प्रमुख 4 धारा हैं, उनको यहाँ हमें पढ़ना है। पहली धारा है सिद्ध साहित्य, दूसरी है नाथ साहित्य, तीसरी जैन साहित्य और चौथी अंदर रासो साहित्य। इन 4 धाराओं के बारे में और इन कवियों के बारे में और इनकी कविताओं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है।
ये दो टॉपिक तो हुए आदिकाल के। अब दूसरा है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। यहाँ भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ना है या विशेषताओं को पढ़ना है। भक्ति काल की प्रवृत्तियां यहाँ एक तो जो चार काव्य धाराएं हैं इसकी भक्ति काल की, उनकी सम्मिलित रूप से भक्ति काल की प्रवृत्तियों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर जो चारों काव्य धारा हैं, जैसे संत काव्य है, सूफी काव्य है, कृष्ण काव्य धारा है या राम भक्ति धारा है, इन चारों काव्य धाराओं की अलग अलग विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। जैसे संत काव्य की विशेषताएं बताइए, सूफी काव्य या प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं बताइए, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं को निरूपण कीजिए या राम भक्ति काव्य की विशेषताओं को समझाइए। इस तरीके से चारों काव्य धाराओं की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं या सम्मिलित रूप से भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ दूसरा टॉपिक है भक्ति काव्य की प्रमुख धाराएं। जैसा कि अभी बता रहे हैं, भक्ति काल की चार धाराएं, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य। यहाँ भक्ति काल को हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः दो धाराओं में बांटा जाता है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी धारा अर्थात संत काव्य, दूसरे प्रेम मार्गी धारा अर्थात सूफी काव्य या प्रेमाख्यान काव्य। और है सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति धारा अर्थात कृष्ण काव्य, राम भक्ति धारा अर्थात राम काव्य। तो यहाँ प्रथम इकाई में इन्हीं टॉपिक को हमें अध्ययन करना है। अब दूसरी इकाई है इकाई 2। दूसरी इकाई में भी तीन कवि सम्मिलित हैं। ये तीनों कवि आदिकाल के हैं, तीन कवि आदिकाल के हैं। इन तीन कवि में से एक 15 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक या दो व्याख्या भी पूछी जा सकती है। यहां हमें यह ध्यान देना है, जो 15 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न है वो तो प्रत्येक इकाई से एक एक पूछे जाएंगे, परंतु जो व्याख्या है यहाँ पूरी व्याख्या पूरे पाठ्यक्रम में जो 9 कवि हैं उनमें से किसी भी 8 कवियों में की व्याख्याएं विकल्प सहित पूछी जा सकती हैं और इनमें से हमें अपनी कॉपी में केवल 4 व्याख्या करनी है, हल करनी है। तो यहाँ इकाई का पहला कवि है या पहला पाठ है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा एक लौकिक प्रेम काव्य है। इसके संपादक हैं नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकरण पारीक और राम सिंह। यानी नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकरण पारीक और राम सिंह द्वारा संपादित ढोला मारूरा दुहा ही पढ़ना है। और इस संपादक पुस्तक में से केवल दोहा संख्या हमें ये संख्या पढ़नी है और ये कुल दोहे पढ़ने हमें 15। तो दोहा संख्या है 8, 9, 10, 19, 20, 21, 37, 38, 40, 49, 52, 61, 69, 112 और 116। ये कुल 15 दोहा हमें यहाँ पढ़ने हैं। एक बात और हम बताएं कि जो पाठ्यक्रम में 9 कवि सम्मिलित हैं उनमें से केवल व्याख्या के लिए ही हमारा इनको पढ़ने का अर्थ महत्वपूर्ण है। बाकी के जो सब निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न के लिए उसी कवि से संबंधित सारे साहित्य के आधार पर समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात तो है, अगर यदि उस समीक्षात्मक निबंधात्मक प्रश्न के लिए जो पाठ्यक्रम में जो कविता सम्मिलित है उसका थोड़ा बहुत उपयोग अवश्य हो सकता है, परंतु पूर्णतः उसी पाठ्यक्रम की कविताओं में से उसका हम उत्तर नहीं ढूंढ सकते, नहीं दे सकते। इसलिए हमें इनका अलग से अध्ययन समीक्षात्मक पुस्तकों से करना है। तो दूसरे कवि हैं विद्यापति। विद्यापति भी आदिकाल के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना का नाम है विद्यापति पदावली। तो विद्यापति के पदावली से कुछ चुने हुए पद्यों को संपादित किया है शिव प्रसाद सिंह ने।
और उस पुस्तक का नाम रखा है विद्यापति। यानी इस विद्यापति पुस्तक के संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसी पुस्तक से हमें यहाँ 5 पद पढ़ने हैं। उन पद्यों का नाम है नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे, ये इसकी पद संख्या है 8। दूसरा पद है सुन रसक अबना बजाऊ विपिन बंसिया, इस पद की संख्या है 9। तीसरा है देख देख राधा रूप अपार, इसकी पद संख्या है 10। चौथा है चांद सार लये मुख घटना करु लोचन चकत चकोरे, और इस पुस्तक की पद संख्या है 14। अगला है ब्रह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, इस पद की संख्या है 26। तो यहां हम नीचे दे सकते हैं जो पाठ्यक्रम कमेटी है उनके हस्ताक्षर हैं, और ये कुल उपकुल सचिव हैं जो विश्वविद्यालय के, उनके हस्ताक्षर हैं। यानी अभी हमने थोड़ा 5 कह दी थी, यहां पद संख्या कुल है विद्यापति की 8। अगला पद है कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी, इसकी पद संख्या है 36। अगला है सखी है कतौना देख मदाही 55, इसकी पद संख्या है 55। अगला है सखी है की पूछसी अनुभव मोए, इसकी पद संख्या है 102। तो इस प्रकार कुल 8 पद विद्यापति के हमें इस पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं। यदि विद्यापति की कोई व्याख्या यहाँ पूछी जाती है तो इन्हीं 8 पदों में से पूछी जाएगी। अगले कवि हैं नरपति नाल है, यानी हमारी प्रथम इकाई का तीसरा पाठ है नरपति नाल। नरपति नाल भी आदिकाल के कवि हैं और ये रास साहित्य के रचयिता हैं। इनके काव्य का नाम है बीसलदेव रासो। इसी बीसलदेव रासो को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बीसलदेव रास के नाम से संपादित किया है। इसी बीसलदेव रास के कुछ पद यहां हमें पढ़ने हैं। उन पदों के संख्या इस प्रकार है: पहली, तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। कहने का मतलब है हमें 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10 पद संख्या यहां हमें पढ़नी है। अब देखते हैं हम तीसरी इकाई। तीसरी इकाई में भी 3 कवि हैं और ये 3 कवि भक्ति काल के हैं। इन भक्ति काल के कवियों में पहले कवि हैं कबीरदास, जो संत कवि हैं, यानी निर्गुण संबंधी ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास की जो रचना है उनको कबीर ग्रंथावली नाम से संपादित किया है श्याम सुंदर दास ने। कबीर ग्रंथावली को श्याम सुंदर दास ने, इन्हीं श्याम सुंदर द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली का परिमार्जित पाठ प्रस्तुत किया है या प्रकाशित करा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने। इसी कबीर ग्रंथावली के यहां हमें साखी और पद पढ़े हैं। यानी कबीरदास की जो साखी हैं वो दोहा छंद में है और पद हैं वो पद हैं। तो यहां हमें साखी है जो कबीर ग्रंथावली की, वो अंगों में बटी हुई है। तो साखी के यहाँ 2 अंग पढ़ने, चेतावनी को अंग और मन को अंग। यानी चेतावनी को अंग में सम्मिलित दोहे पढ़ने हैं और मन को अंग के यहाँ सभी दोहे या साखी पढ़ने हैं। अब यहाँ पद इनके 5 दिए हुए हैं। पहले पद का शीर्षक है मन रे जागत रहिए भाई, और ये राग गौड़ी में है और इसकी पद संख्या है 23। दूसरा पद है पांडे कौन कुमत तो ही लागी, ये भी राग गौड़ी है, इसकी पद संख्या है 39।
हम ना मरे मरहि संसार अगला है। इसकी ये भी राग गौड़ी का है, इसकी पद संख्या है 43। अगला है काहे रे नलिनी तू कुमलानी, ये भी राग गौड़ी में, इसकी पद संख्या है 64। अगला है मन रे हरि भज हरि भज हरि भज भाई, इस ये भी राग गौड़ी है और पद संख्या 122। इस प्रकार कबीर ग्रंथावली के 2 अंग पढ़ने हैं और वो साखी हैं, और पद में ये 5 पद पढ़ रहे हैं, यानी कि पद 5 पदों के शीर्षक यहाँ सिलेबस में दिए हुए हैं। अगले कवि हैं जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने एक प्रमुख रचना रखी है पद्मावत। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली के रूप में संपादित किया है, यानी जायसी ग्रंथावली के नाम से इनको संपादित किया है, और संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर समीक्षक हैं या आलोचक हैं, अधिकतर लोग जानते होंगे। इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जिसका सन 1929 में प्रकाशन हुआ था, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। जायसी ग्रंथावली खंडों में प्रस्तुत है, और जो खंडों में है उसमें से यहाँ 2 खंड पढ़ने हैं, उन 2 खंड के चुने हुए यहाँ पद पढ़ने हैं। तो पहला खंड है सिंगलदीप वर्णन खंड। सिंगलदीप वर्णन खंड, सिंगलदीप वर्णन खंड के प्रथम 5 दोहे तक पढ़ना है, यानी ये चौपाई और दोहे तक, चौपाई और दोहे का सम्मिलित छंद है इसमें। तो यहाँ चौपाई और दोहे सम्मिलित रूप में, ज्वाइंट रूप में आए, तो सिंगलदीप वर्णन खंड के प्रथम 5 दोहे तक पढ़ना है, यानी 5 दोहे और चौपाई का 5 जो वो पद पढ़ने हैं। दूसरा नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड के भी प्रथम 5 दोहे तक यहाँ पद्य पढ़ने हैं। अगले कवि हैं इसी तीसरी इकाई के गोस्वामी यानी तुलसीदास, यानी इनको कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध रामायण है जिसका नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और ये राम भक्त कवि हैं। इनके द्वारा कई रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं, इनमें से 12 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन 12 रचनाओं में से यहाँ 2 रचनाओं के कुछ पद्य या कविताएं हमें सिलेबस में दी हुई है। पहली रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के जो हमें पढ़ना है संस्करण, वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित विनय पत्रिका के दोहे ने पद पढ़ने हैं। पहला पद है, उसका शीर्षक केशव कही न जाई का कहिए। ये विनय पत्रिका का 111 संख्या का पद है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। दूसरा पद है मन पक्षी तेई है अवसर बीते। ये 198 पद संख्या है। अगला पद है मोही मूड मन बहुत बिगोयो। ये पद संख्या है 245। यानी विनय पत्रिका की ये 3 पद पढ़ने हैं, और ये 3 पद बहुत लंबे लंबे हैं, थोड़े बड़े हैं और कवियों की तुलना में। अगला है इनकी रचना रामचरितमानस, यानी श्री रामचरितमानस के बालकांड, और ये भी श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित से ही पढ़ने हैं। इसकी दोहा संख्या 229 से लेकर के 234 तक ये पढ़नी है। तो यहाँ दोहा चौपाई का क्रम आया है, तो दोहा और चौपाई से लेकर दोनों को ही यहाँ पढ़ना है। और यहाँ संकेत के रूप में जो कहाँ से शुरू करना है पढ़ना ये दिया हुआ है, और अंत तक सुमिर सीय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, यहां से लेकर के शुरू करना है। और अंतिम पंक्ति निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीत न थोरे, यहां तक पढ़ना है। तो तुलसीदास हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। तो इनमें से भी
यहाँ कविताएं पूछी जाती हैं अक्सर। ये 3 कवि तो तीसरी इकाई के थे, कबीरदास, जायसी और तुलसीदास। इनमें से किसी 2 की कविताएं यानी अथवा सहित 2 की कविताएं यहाँ पूछी जाएंगी और इसमें से 15 नंबर, तीनों कवि में से 15 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अगली चौथी इकाई है और इसके पहले कवि हैं सूरदास। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की सगुण संबंधी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं और यानी कृष्ण काव्य के कवि हैं। सूरदास जी का सूरसागर बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी सूरसागर का एक अंश है भ्रमर गीत, यानी इसी भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है, भ्रमर गीत सार। यानी कि सूरदास के भ्रमर गीत सार के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी भ्रमर गीत के यहाँ कुछ पद्य हमें पढ़ने हैं। ये पद्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल 8 पद्य यहाँ हमें पढ़ने हैं। इनकी व्याख्या अर्थ सहित पढ़नी है। पहला पद है, इसका शीर्षक है हमारे हरि हारल की लकड़ी। ये भ्रमर गीत सार का 52वां पद है। दूसरा है निर्गुण कौन देश को बासी, ये इसकी पद संख्या है 64। अगला है बिन गोपाल बैरन वही कुंजे, इसकी पद संख्या है 85। अगला है उर्मे माखन चोर गड़े, इसकी पद संख्या है 95। ऊदो मन नाही 10-20, इसकी पद संख्या है 210। अगला है ऊदो बली करी अब आए, इसकी पद संख्या है 220। अगला है देखियत कालंदी अति कारी, इसकी पद संख्या है 278। संदेशो देवकी सो कहियो, इसकी पद संख्या है 375। यानी कुल 8 पद भ्रमर गीत सार के हमें चौथी इकाई के अंतर्गत अध्ययन पढ़ने हैं। इसी चौथी इकाई के अगले कवि हैं यानी कवित्री हैं मीरा। इनको मीराबाई के नाम से जाना जाता है। मीराबाई ने पद लिखे हैं, उनको मीरा पदावली के नाम से संपादित किया है और वो संपादक हैं शंभू सिंह मनोहर। यानी मीरा पदावली को अलग अलग विद्वानों ने, संपादक ने प्रकाशित कराया, पर यहाँ हमने शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली के ये पद पढ़ने हैं। इसी शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली के क्रम वाले यानी संख्या वाले पद ही हमें यहाँ पढ़ने हैं। ये भी शायद 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये खुद 8 पद हमें पढ़ने हैं। इन 8 पदों में के शीर्षक इस प्रकार हैं। पहला है निपट बंकट छवि नैना अटके, ये पद संख्या है 6। दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये पद संख्या है 10। तीसरा शीर्षक है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ये पद संख्या है 12। अगला है राणा जी थे जहर दियो मैं जानी, ये पद संख्या है 22। अगली है मीरा भगन वही हरि के गुण गाय, ये पद संख्या है 23। अगला है जोगिया जी निस दिन जोहू बाट, इसकी पद संख्या है 25। हरि बिन कूण गति मेरी, ये पद संख्या है 38। अगली है मीराबाई, मीरा की पद संख्या यानी अंतिम सखीरी मेरी नींद नसानी हो, ये पद संख्या है 58। इस प्रकार मीरा पदावली इसके संपादक शंभू सिंह मनोहर इसमें जो आए इस क्रम के 8 कुल पद हमें यहाँ इस इकाई में पढ़ने हैं। अगले कवि हैं यानी इस सिलेबस के पाठ्यक्रम के अगले या चौथी इकाई के या इस पाठ्यक्रम के अंतिम कवि हैं रसखान। रसखान भी भक्ति काल के कवि हैं और सगुण संबंधी कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि हैं यानी कृष्ण भक्त कवि हैं। इनकी रसखान की जो रचना हैं उनको
रचना रस जितनी भी रचना है उनको रसखान रचनावली के नाम से संपादित किया है विद्यानिवास मिश्र ने। यानी रसखान रचनावली के संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र। इसी रसखान रचनावली के ये पद पढ़ने हैं हमें। इनकी ये पद संख्या है, यहाँ शीर्षक नहीं दिए हैं, पदों के केवल पद संख्या दी है। उन पद संख्याओं को के आधार पर यहाँ इनको हमें पढ़ना है। पहली, दूसरी, छठी, 8वीं, 11वीं, 14वीं, 15वीं और 31वीं, ये कुल 8 पद यहाँ पढ़ने हैं। दोबारा हम देखें, 1, 2, 6, 8, 11, 14, 15 और 31, ये पद संख्या यहाँ हमें यहाँ पढ़नी है। तो यहाँ हमारा पाठ्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ, यानी पाठ्यक्रम की जानकारी यहाँ हमारी पूरी हुई। यहाँ एक बात थोड़ा संक्षेप में बताएं तो कहने का मतलब है, ये जो मुख्य परीक्षा होगी इसकी हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की, इस पेपर का नाम है आदि काव्य और भक्ति काव्य। यह पेपर 120 अंक का होगा और इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न, व्याख्या वाले प्रश्न और निबंधात्मक या समीक्षात्मक प्रश्न। छोटे प्रश्न आएंगे 10 और वो होंगे कुल 20 अंक के। 4 व्याख्याएं हमें हल करनी है, वो सभी विकल्प में अथवा में आएंगी और 4 व्याख्या 10-10 नंबर की होंगी, कुल 40 अंक की। तीसरी टाइप का प्रश्न होंगे निबंधात्मक प्रश्न। यहाँ निबंधात्मक प्रश्न भी 4 पूछे जाएंगे और चारों अथवा या विकल्प सहित होंगे और चारों प्रश्न चारों इकाई से एक, प्रत्येक इकाई से एक पूछा जाएगा और ये प्रत्येक प्रश्न होगा 15 अंक का, कुल 60 अंक के। यानी 20 अंक, 40 अंक और 60 अंक, कुल 120 अंक का ये हमारा पेपर होगा। आपके लिए हम सुविधा के लिए जैसे बता दें, ये 3 इकाई हैं, 3 इकाई में 9 कवि हैं। 9 कवि में से कुल हमें 4 कवियों की यानी 4 व्याख्याएं हल करनी होंगी और 4 कवियों की जो हल करनी होंगी व्याख्या, वो 8 कवियों की आएंगी। यानी एक कवि की किसी की छूट जाएगी, प्रत्येक कवि से या प्रत्येक पाठ से एक कविता पूछी जाएगी। यदि आप चाहें तो 2 या 3 पाठ को या कवियों की कविताओं को आप अध्ययन करने से पढ़ने से छोड़ भी सकते हैं, सुविधा के लिए, शॉर्ट के लिए। तो मैं तो कहता हूं कि आप सभी को पढ़ें, इससे आपको नॉलेज भी होगी, ज्ञान भी होगा। और यहाँ ऐसे ही निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं, तो प्रत्येक इकाई से यानी एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ जो कवियों वाली इकाई हैं, इनमें प्रत्येक इकाई में 3 कवि हैं और उन 3 कवियों में से किन्हीं 2 कवियों की अथवा सहित प्रश्न पूछे जाएंगे, एक कवि को छोड़ा जाएगा। तो अगर चाहें तो प्रत्येक कवि के या पाठ से, सेक्शन से किसी 2-2 कवियों की क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं, यदि शॉर्टकट ना चल के यदि सभी कवियों के क्वेश्चन की जानकारी पढ़ें तो अच्छा है आपकी सुविधा के लिए। अगर कुछ थोड़े बहुत को छोड़ सकते हैं तो कई बार एग्जाम में होता है, हम कम पढ़ने से भी अच्छे नंबर या सफलता प्राप्त करते हैं। जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी सुविधा लगे वैसे करना। गुड लक, शुभकामनाएं, धन्यवाद।